मनोविज्ञान का एक नियम है कि अगर आप अपने दिमाग में उस बात की छवि बना लेते हैं जो आप बनना चाहते हैं और फिर उस छवि को काफ़ी देर तक वहाँ कायम रखते हैं तो आप जल्दी वैसे ही बन जाएंगे जैसा कि आपने सोचा था। विलियम जेम्स। सोच बदलो जिंदगी बदलो, इस बेहतरीन किताब जिसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी। इस किताब के परिचय के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक क्रमांक है 1, अपनी सोच बदलो। इस एपिसोड में हम इसी शीर्षक के बारे में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। काफ़ी पहले की बात है। 30 वर्ष की एक विवाहित महिला थी जिसके 2 बच्चे थे। अन्य लोगों की ही तरह उसका लालन पालन एक ऐसे घर में हुआ था जहां उसे हर वक्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था और माँ बाप का उसके साथ व्यवहार भी अधिकांशतः अच्छा नहीं होता था। परिणाम ये हुआ कि उसमें हीन भावना और स्वाभिमान की कमी घर कर गई और उसमें आत्मविश्वास नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। नकारात्मक सोच के साथ वो हर वक्त डरी सहमी से रहती थी। वो बहुत ही शर्मीली थी और खुद को महत्वहीन समझती थी। उसे लगता था कि उसमें किसी भी काम के लायक प्रतिभा नहीं थी। एक दिन वह कार से स्टोर जा रही थी। लाल बत्ती की अनदेखी करके एक कार आई और उसकी कार से भिड़ गई। जब होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। सिर में हल्की चोट के साथ ही उसकी पूरी याददाश्त ही चली गई थी। वह अब भी बोल तो सकती थी लेकिन अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। वह बिना याददाश्त वाली बनकर रह गई थी। पहले डॉक्टरों को लगा कि उसकी यह हालत कुछ दिन तक ही रहेगी। हफ्ते गुजरे लेकिन उसकी याददाश्त थी कि लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका पति और बच्चे हर रोज उनसे मिलने आते थे लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाती थी। यह अपनी किस्म का एक ऐसा विशिष्ट मामला था कि दूसरे डॉक्टर और विशेषज्ञ भी उसे देखने के लिए आने लगे। वे उसका परीक्षण करते थे और उससे उसका हालचाल पूछ लेते थे। एक नई शुरुआत। आखिरकार बिल्कुल सपाट याददाश्त के साथ वो घर लौटी। अपने साथ क्या हुआ है इसे जानने के लिए उसने चिकित्सा विज्ञान की किताबें पढ़कर याददाश्त जाने के कारणों का अध्ययन शुरू किया। उसने इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से मुलाकातें और बातचीत की। आखिरकार उसने अपनी हालत पर एक पेपर लिख डाला। कुछ ही दिन के बाद उसे अपना पेपर पढ़ने और उससे संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए एक चिकित्सा सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण मिला। उसे न्यूरोलॉजी संबंधी अपने अनुभव और विचार भी साझा करने थे। इस दौरान एक चमत्कार ही हुआ। वह बिल्कुल ही अलग इंसान बन गई। अस्पताल और बाहर सबकी चर्चा का केंद्र बन जाने से उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि वह कीमती है, उसका भी कुछ महत्व है और उसका परिवार वाकई उसको बहुत चाहता है। चिकित्सा जगत का ध्यान अपनी ओर खींचने और उन लोगों से मिली पहचान ने उसके आत्मविश्वास और खुद के बारे में सोच को और बेहतर बना दिया। वह एक बेहद सकारात्मक, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, खुले विचार वाली महिला बन गई जो कि बेहद स्पष्ट वक्ता और जानकारी से परिपूर्ण थी, जिसकी एक वक्ता और अपने विषय की जानकार के तौर पर चिकित्सा जगत में काफ़ी मांग थी। उसके बचपन की सारी नकारात्मक यादें मिट चुकी थी, साथ ही उसमें बसी हीन भावना भी खत्म हो गई थी। वह एक बिल्कुल ही नई व्यक्ति बन चुकी थी। उसने अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। एक कोरी स्लेट। स्कॉटिश दर्शन शास्त्री डेविड ह्यूम ने सबसे पहले टेबुला रासा या कोरी स्लेट की सोच को लोगों के सामने रखा था। इस सिद्धांत के अनुसार हर इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके पास सोच या विचार के तौर पर कुछ भी नहीं होता है और वो हर चीज़ जो इंसान सोचता या महसूस करता है वह सब उसने यहीं पर अपने शिशुकाल से सीखी होती हैं। कहने का मतलब है कि एक बच्चे का दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पर उससे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति और अनुभव अपनी छाप छोड़ देते हैं। बड़ा होने के दौरान वो जो कुछ भी सीखता है, महसूस करता है या अनुभव हासिल करता है, वयस्क अवस्था एक तरह से इन्हीं सब बातों का निचोड़ होती है। जाहिर तौर पर वयस्क बाद में जो कुछ भी करता या बनता है वह एक तरह से उसके बड़े होने की प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। जैसा कि अरिस्टोटल ने लिखा है, जिस किसी भी बात का प्रभाव पड़ता है वही अभिव्यक्त होती है। जहाँ तक इंसान में छिपी संभावनाओं को जानने के क्षेत्र की बात है,
तो निज धारणा, सेल्फ कंसेप्ट को 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज कहा जा सकता है। इस सोच के मुताबिक हर इंसान जन्म से ही अपने बारे में एक धारणा कायम करता जाता है। फिर आपकी अपने बारे में यही धारणा ही आपके अवचेतन के कंप्यूटर को संचालित करने वाला मास्टर प्रोग्राम बन जाती है। फिर यही तय करती है कि आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, महसूस करेंगे और क्या करेंगे। यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी में सारा बदलाव खुद के बारे में धारणा बदलने और अपने बारे में या अपनी दुनिया के बारे में सोचने का अंदाज बदलते ही दिखाई देने लगता है। हर बच्चे का जन्म खुद के बारे में बिना किसी धारणा के होता है। एक वयस्क के तौर पर आपकी हर सोच, मत, अनुभव, व्यवहार या किसी बात को आंकने की क्षमता आपने बचपन से ही सीखी है। आज आप जो कुछ भी है वो उसी सोच या धारणा का परिणाम है जिसे आपने हकीकत मान लिया है। वास्तविकता चाहे जो हो, जब आप किसी बात को सही मान लेते हैं तो वही आपके लिए सच बन जाती है। आप वो नहीं है जो कि आप सोचते हैं कि आप हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वो ही हो जाते हैं। पहले प्रभाव स्थायी होते हैं। अगर आपको ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने आपको लगातार ये बताया कि आप कितने अच्छे हैं, जो आपसे प्यार करते थे, आपका समर्थन करते थे और आप में यकीन करते थे, आपने चाहे जो किया न किया हो, ऐसे में आप इस विश्वास के साथ बड़े होंगे कि आप एक अच्छे और मूल्यवान व्यक्ति हैं। 3 वर्ष का होने तक ये विश्वास आप में बैठ कर जाएगा और दुनिया के साथ आपके रिश्ते का अहम हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद चाहे जो हो जाए, आपका खुद में यकीन कायम रहेगा। यही आपके लिए वास्तविकता बन जाएगी। अगर आपको ऐसे माता पिता ने बड़ा किया जो ये नहीं जानते थे कि उनके कहे गए शब्द और उनका व्यवहार आप पर कितना असर डाल सकता है, तो वे आपको नियंत्रित या अनुशासित करने के लिए तीखी आलोचना, असहमति या फिर शारीरिक या मानसिक सजा दे सकते हैं। जब किसी को बचपन से ही निरंतर आलोचना का सामना करना पड़ता है तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि उसमें ही कोई खामी है। उसे यह समझ नहीं आता कि उसे क्यों लगातार आलोचना और सजा का सामना करना पड़ रहा है। उसे यह एहसास भी हो जाता है कि माता पिता उसके बारे में सही जानते हैं और वह इसी काबिल है। वह यह महसूस करने लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है और न ही वह प्यार पाने के लायक है। उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, इसलिए वह बिल्कुल महत्वहीन है। किशोरावस्था और वयस्कपन में व्यक्तित्व संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं, मनोवैज्ञानिकों की राय में इन सभी की जड़ प्यार की कमी है। जिस तरह से गुलाबों की बारिश की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही बच्चों को प्यार की ज़रूरत भी होती है। जब बच्चों को प्यार कम मिलता है तो वे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। वे सोचते हैं, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। भीतर की इस बेचैनी को दूर करने के प्रयास में वे व्यवहार बदलने लगते हैं। कम प्यार मिलने का यही एहसास दुर्व्यवहार, व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं, क्रोध के उफान, अवसाद, असहायपन, महत्वाकांक्षा की कमी और लोगों व रिश्तों में समस्या के तौर पर उभर कर सामने आ जाता है। जन्म के वक्त आप निडर होते हैं। गिरने और शोर को छोड़ दिया जाए तो बच्चे जन्म के वक्त डर के एहसास से अनजान होते हैं। डर के बारे में बाकी पूरी जानकारी बच्चे को बड़े होने की प्रक्रिया के दौरान सीखनी पड़ती है। बड़े होने के साथ ही 2 खास किस्म के डर हम सभी में घर कर जाते हैं। नाकामी या नुकसान का डर और आलोचना या अस्वीकृति का डर। नाकामी का डर हमारे भीतर तब बैठ जाता है जब भी नया या अलग करने पर हमें लगातार आलोचना और सजा का सामना करना पड़ता हो। हमें चिल्लाकर ये बताया जाता है, नहीं, वहाँ से दूर हटो, रुक जाओ, उसे रख दो। हमें डराकर असुरक्षित कर देने के लिए शारीरिक सजा, प्यार की कमी के साथ साथ चिल्लाना और आलोचना भी जिम्मेदार होते हैं। हम जल्द ही ये महसूस करने लग जाते हैं कि किसी भी नए या अलग काम को करने के लिहाज से हम बहुत छोटे, बहुत कमज़ोर, नाकामयाब, अपर्याप्त और असमर्थ है। इसी एहसास को हम इन शब्दों में व्यक्त करने लगते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। जब कभी भी हम किसी नए या चुनौतीपूर्ण काम को करने के बारे में सोचते हैं तो हमें घबराहट, कंपकपी और पेट में मरोड़ जैसा एहसास होने लगता है। हमारा डर ठीक उसी तरह का होता है जैसा कि पिटाई खाने का डर। हम बार बार बस यही कहते हैं, मैं नहीं कर सकता।
किशोरावस्था में नाकामी की मुख्य वजह नाकामी का डर ही होता है। बचपन में तीखी आलोचना के परिणाम स्वरूप हम बड़े होने पर भी प्रयासों में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकते। हम हर बात में खुद को वास्तविकता से कम ही आंकते हैं। पहले प्रयास से पूर्व ही हम प्रयास छोड़ देते हैं। किसी चीज़ को पाने के लिए विलक्षण दिमाग के इस्तेमाल की बजाय हम अपनी तर्क शक्ति को ये साबित करने पर खर्च करने लगते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते और हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए क्यों असंभव है। प्यार पाने की ज़रूरत। हमारी तरक्की की राह का रोड़ा, हमारे आत्मविश्वास को डिगाने वाला और हमारे सुखी जीवन की इच्छा को खत्म कर देने वाला दूसरा डर है नकार दिए जाने का डर। नकारने की ये प्रक्रिया हमारी आलोचना के तौर पर सामने आती है। यह भावना हमारे भीतर बचपन से ही घर कर जाती है, जब हमारे माता पिता उनकी पसंद के खिलाफ कोई काम करने पर या फिर उसकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करने पर नाराज़गी जताते हैं। नाखुश कर देने के कारण वे इतने नाराज़ हो जाते हैं कि हमें वो लाड़ दुलार नहीं देते जिसकी हमें बचपन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्यार नहीं किए जाने या अकेलेपन के भय का बच्चे पर इतना गहरा असर होता है कि वह ठीक वैसा ही व्यवहार करने लगता है जो उसकी राय में उसके माता पिता को पसंद आएगा। उसके साथ ही उसमें छिपा स्वाभाविक उत्साह और ख़ास होने का एहसास ख़त्म हो जाता है। एक ही सोच उसके दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। निष्कर्ष निकलता है, मुझे वही करना है जो मम्मी पापा को मंजूर हो, वरना वो मुझे प्यार नहीं करेंगे और मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। सशर्त प्यार। सशर्त प्यार एक इंसान द्वारा दूसरे को दिए जा सकने वाले सबसे अनमोल तोहफे बिना शर्त के प्यार का ठीक उल्टा। हासिल करने वाला बच्चा जब बड़ा होता है तो वह दूसरों के विचारों को लेकर बेहद संवेदनशील बन जाता है। सबसे बुरी स्थिति तो ये होती है कि वह उस किसी भी काम को करता ही नहीं है जिसमें उसे किसी के असहमत होने की जरा भी आशंका हो। वह अपने जीवन में अब महत्वपूर्ण बन चुके लोगों, पत्नी, बॉस, दोस्त, खुद से बड़े को भी अपने माता पिता के साथ बचपन के संबंधों के ही परिप्रेक्ष्य में देखता है। ऐसे में उसका बस यही प्रयास रहता है कि वो जो कुछ भी करे उसे उसकी स्वीकृति हो या कम से कम वो उसे अस्वीकृत न कर दे। बचपन से ही मिली तीखी आलोचना के कारण उपजा नाकामी और नकारे जाने का भय ही बड़े होने पर हमारे दुखी और चिंतित होने का मुख्य कारण होता है। हम लगातार दो ही विचारों के बीच पीसते रहते हैं, मैं नहीं कर सकता या फिर मुझे ये करना ही होगा। सबसे बुरी स्थिति तो तब आती है जब हम सोचने लगते हैं मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे करना पड़ेगा, या मुझे करना ही पड़ेगा लेकिन मैं नहीं कर सकता। हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन नाकामी या नुकसान का भय हमें घेर लेता है, या फिर नुकसान का भय न भी हो तो असहमति का भय हम पर हावी हो जाता है। हम घर पर और ऑफिस में जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि हम नाकाम हो जाएंगे या कोई हमारी आलोचना करेगा या कि हमारे साथ दोनों ही होगा। अधिकतर लोगों के लिए डर ही उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें उनका प्रयास बस नाकामी और आलोचना को टालना ही होता है। ये हर काम को करते वक्त लक्ष्य के लिए प्रयास करने की बजाय अपना ध्यान सुरक्षित तरीकों पर ही केंद्रित रखते हैं। वे मौक़ों के बजाय सुरक्षा चाहते हैं। नाकामयाबी की दर को दुगना करें। लेखक आर्थर गॉर्डन ने आईबीएम के संस्थापक थॉमस जे वॉटसन से एक बार पूछा कि लेखक के तौर पर जल्दी से कामयाब होने के लिए उन्हें क्या करना होगा। अमेरिकी कारोबारी जगत के धुरंधर वॉटसन ने इस सवाल का जवाब इन शब्दों में दिया, अगर आप तेजी के साथ कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी नाकामयाब होने की दर को भी दुगुना करना होगा। दरअसल कामयाबी तो नाकामयाबी के दूसरे सिरे पर रहती है। हकीकत यह है कि आप जितने ज़्यादा नाकाम होंगे, संभावना यही है कि कामयाबी आपके उतनी ही करीब होगी। आपकी नाकामयाबियों ने आपको कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार कर दिया है। इसलिए अक्सर देखने को मिलता है कि नाकामयाबियों की झड़ी के बाद कामयाबियों की झड़ी लग जाती है। यही वजह है कि जब कभी भी कुछ सूझ न पड़े तो नाकामयाबी की दर को दुगुना कर दे। आप जितनी नई नई बातों को करने की कोशिश करेंगे, आपके विजयी होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी।
किसी भी डर पर काबू पाने के लिए आपको उसी काम को करना चाहिए जिसमें डर लग रहा हो, तब तक जब तक कि आप पर डर का कोई प्रभाव न बचे। आपके दिमाग की हार्ड ड्राइव, अपने बारे में आप जो कुछ भी जानते या महसूस करते हैं, वो आपके अपने विचारों के साथ आपकी निजी धारणा में व्यक्तित्व की हार्ड ड्राइव पर अंकित हो जाता है। उसके बाद अपने बारे में सोच ही आपके हर काम के प्रदर्शन के स्तर और उसके प्रभाव का निर्धारण करती है। फिर अनुरूपता के नियम के कारण आपका बाहरी व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसा आप भीतर से महसूस करते हैं। यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी में तमाम सुधारों का आगाज़ आपके खुद के बारे में सोच के सुधार के साथ ही होता है। आपका एक संपूर्ण आत्म आकलन होता है, जो कि आपकी अपने और अपनी काबिलियतों के बारे में सारी सोच का निचोड़ होता है। अपने बारे में आपकी धारणाओं के इस पुलिंदे में शामिल होते हैं आपके उस वक्त तक के तमाम अनुभव, फैसले, कामयाबियाँ, नाकामियाँ, विचार, जानकारियाँ, भावनाएं और उस वक्त तक की ज़िंदगी के बारे में आपका मत। यह आत्मांकलन ही ये तय करता है कि आप अपने बारे में कैसे और क्या सोचते हैं। साथ ही ये आपकी कुल जमा प्रदर्शन की समीक्षा भी कर देता है। छोटी मोटी सोच, इसके साथ ही अपने बारे में आपके पास बहुत सी छोटी मोटी सोच भी होती है। ये छोटी मोटी निजी अवधारणा ही आपकी पूरी निजी छवि तैयार करती है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए आपकी एक निजी सोच होती है जिसे आप महत्वपूर्ण समझते हैं। यही छोटी मोटी सोच इस बात को तय करती है कि आप किस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और उस क्षेत्र विशेष में कैसा प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए आपकी एक निजी सोच होती है कि आप कितने स्वस्थ या फिट है और आपको कितना खाना पीना चाहिए या कितनी वर्जिश करनी चाहिए। पुरुष है तो महिलाओं और महिला है तो पुरुषों के बीच लोकप्रियता को लेकर भी आपकी एक निजी सोच होती है। पति पत्नी या माता पिता के प्रति दायित्व के निर्वाह या फिर दोस्तों के साथ संबंधों को लेकर भी आपकी निजी सोच होती है। आप कितने स्मार्ट हैं या फिर किसी सोच को कितनी जल्दी सीखते हैं। आप जो भी खेल खेलते हैं उसके बारे में या कार चलाने में महारत सहित हर गतिविधि को लेकर भी आपकी एक निजी सोच होती है। आप किसी काम को या उसके हर हिस्से को कितनी अच्छी तरह से करते हैं, इस बात को लेकर भी आपकी निजी सोच होती है। आपकी इस बात को लेकर भी निजी सोच होती है कि आप कितना कमाते हैं और कितनी अच्छी तरह से पैसे को बचाकर उसका निवेश करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र होता है। हकीकत यह है कि आय की अपनी निजी सोच से आप कभी भी बहुत ज़्यादा या कम कमा ही नहीं सकते। अगर आप ज़्यादा कमाना ही चाहते हैं तो आपको अपनी आय और कमाने के बारे में निजी सोच को बदलना ही होगा। ये इस किताब का एक महत्वपूर्ण सबक होगा। अपनी धारणाओं को बदलें। अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में अपने प्रदर्शन या परिणामों को बदलना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र में अपनी निजी अवधारणा और उस क्षेत्र को लेकर अपने बारे में धारणाओं को बदलना होगा। सौभाग्यवश आपकी ज़्यादातर धारणाएं विषयनिष्ठ होती है। वे हमेशा तथ्यों पर ही आधारित नहीं होती। इसके बजाय वे अधिकतर उस जानकारी पर आधारित होती है जिन्हें आप सत्य के तौर पर स्वीकार चुके हो, कई बार तो बिना ज़्यादा जांचे परखे ही। आपकी धारणाओं में सबसे बुरी होती हैं वे धारणाएं जो कि आपकी अपनी काबिलियत को ज़्यादा मानने से रोकती है। इन धारणाओं के कारण आप किसी क्षेत्र विशेष में खुद की क्षमता को सीमित या अपूर्ण मानने लगते हैं। ये धारणाएं कभी कभार ही सही होती हैं, लेकिन आप इनको अपनी काबिलियत के सही पैमाने के तौर पर स्वीकार ले तो फिर ये आपके लिए सच हो जाती है, ठीक ऐसे ही जैसे यही सही हो। अपनी काबिलियत को जानने और पहले से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को सीमित कर देने वाली अपनी धारणाओं को ही चुनौती दें। इन धारणाओं से मुक्ति की शुरुआत आप इस सोच के साथ करें कि वे जो कुछ भी है पूरी तरह से असत्य है। इस पल तो यही सोचें कि आपकी काबिलियत की कोई सीमा ही नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप जिंदगी में जो चाहे बन सकते हैं, कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी भी लिहाज से आपकी क्षमता अपार है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप आज जितना भी कमाते हैं उससे दोगुना कमा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप ज़्यादा बड़े घर में रह रहे हैं, बेहतर कार चला रहे हैं और ज़्यादा रईसी भरी जीवन शैली जी रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपने अपने क्षेत्र की शीर्ष हस्तियों में जगह बनाने की योग्यता है।
कल्पना कीजिए कि आप अपनी सामाजिक और कारोबार की दुनिया की सबसे लोकप्रिय, शक्तिशाली और प्रभावी हस्तियों में से एक हैं। कल्पना कीजिए कि आप शांत और आत्मविश्वास से भरपूर हैं और किसी भी संकट से नहीं घबराते। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिमाग में तय हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यही वह तरीका है जिससे आप अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत करते हैं। अपने भीतर छिपे डर के खात्मे और अपनी काबिलियत की पहचान की शुरुआत अपनी दिमागी हार्ड ड्राइव को नई, सकारात्मक, रचनात्मक और हौसलों से भरी धारणाओं से लैस करने से होती है। ये धारणाएं आपके बारे में और आपके भविष्य के बारे में होती है। इस पूरी किताब की मदद से आप ऐसा करने के तमाम तौर तरीके सीख जाएंगे। निजी अवधारणा के 3 भाग। खुद के बारे में आपकी निजी अवधारणा के 3 भाग होते हैं, जैसे कि पेस्ट्री के टुकड़े के 3 हिस्से। हर एक का हर एक से नाता होता है। तीनों मिलकर आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। यही मुख्य तौर पर यह तय करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है। आपके व्यक्तित्व और सोच का पहला भाग होता है आपके द्वारा अपने लिए तय आदर्श निजी व्यक्तित्व। यह आपके तमाम सपनों, उम्मीदों, नज़रिए और आदर्श का निचोड़ होता है। ये उन सद्गुणों, मूल्यों और गुणों से बना होता है जिन्हें आप अपने में और दूसरों में बेहद पसंद करते हैं। आपका आदर्श पुरुष ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आप खुद बनना चाहते हैं। अगर आप हर तरह से आदर्श बन सके तो यही आदर्श मापदंड आपके व्यवहार की नींव बनते हैं। महान पुरुष और महिलाएं, नेता और चरित्रवान लोगों के मन में अपने जीवन मूल्यों, दृष्टिकोण और आदर्श को लेकर कोई असमंजस नहीं होता। वे जानते हैं कि वे कौन हैं और उनका किस बात में यकीन है। वे अपने लिए ऊंचे मापदंड तय करते हैं और इस बारे में कभी भी समझौता नहीं करते। वे ऐसे पुरुष या महिला होते हैं जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं और जिन पर निर्भर होते हैं। लोगों के साथ इनके संबंध भी बिल्कुल स्पष्ट और अलग ही तरह के होते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें अपने आदर्शों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। खुद को देखने का नजरिया। आपकी सोच का दूसरा हिस्सा है आपका खुद को देखने का नजरिया। यह आपका खुद को देखने का और खुद के बारे में सोचने का तरीका होता है। इसे अधिकांशतया आपकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज कहा जाता है। किसी परिस्थिति विशेष में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके लिए आप यही देखते हैं। आत्म छवि के ही कारण आपका बाहरी प्रदर्शन ठीक वैसा ही होता है जैसे कि आपकी अपने बारे में सोच होती है। जहाँ तक किसी व्यक्ति के प्रदर्शन और प्रभाव की बात है तो मैक्सवेल माल्ट्स द्वारा आत्म छवि की खोज को एक महत्वपूर्ण मोड़ करार दिया जा सकता है। आने वाली किसी परिस्थिति के बारे में कल्पना करके खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते देखने की सोच आप अवचेतन को एक संदेश भेज देते हैं। आपका अवचेतन दिमाग इस संदेश को आदेश की तरह लेता है और फिर आपकी सोच, शब्द और आपके द्वारा किए जाने वाले काम के तौर तरीकों को ठीक वैसा कर देता है जैसे कि आपने कल्पना की थी। आपकी ज़िंदगी में तमाम सुधारों की शुरुआत आपके दिमाग की छवियों में सुधार के साथ ही होती है। आपकी ये आंतरिक छवियाँ ही आपकी भावनाओं, आपके व्यवहार, आपकी सोच और यहाँ तक कि दूसरे लोगों के आपके प्रति व्यवहार को भी निर्धारित करती है। इसलिए खुद के प्रति सकारात्मक छवि आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए काफ़ी अहम होती है। अपने बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? निजी सोच का तीसरा हिस्सा है आपका अपनी काबिलियत पर यकीन। यह आपके व्यक्तित्व का भावनात्मक हिस्सा होता है। अधिकांशतया यही तय करता है कि आप कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपका व्यवहार कैसा है। आपकी खुद की काबिलियत के बारे में सोच ही तय करती है कि आपके साथ ज़िंदगी में क्या होगा। आपके इस हिस्से को बयान करने के लिए सबसे बेहतरीन शब्द है कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, किसी भी काम में आपका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। और अगर परिवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को माने तो आप जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। आपका अपने प्रति सम्मान का भाव आपके व्यक्तित्व का प्रमुख हिस्सा है। यही वह ऊर्जा है का केंद्र है जो आपके आत्मविश्वास और उत्साह का स्तर तय करता है। खुद को आप जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, आप खुद के लिए उतने ही ज़्यादा ऊंचे मापदंड रखेंगे। खुद को आप जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, खुद के लिए उतने ही बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें हासिल करने के लिए
ज़्यादा देर तक प्रयास कर सकेंगे। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वालों को रोक पाना नामुमकिन होता है। आपका अपने बारे में आकलन ही आपके अन्य लोगों के साथ रिश्तों का निर्धारण करता है। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर खुद का आदर करेंगे, आपकी दूसरे लोगों के लिए पसंदगी और आदर में उतना ही इजाफा होगा। दूसरे लोगों की भी आपके बारे में सोच में सुधार देखने को मिलेगा। आपको कारोबार और करियर में भी आपका खुद के बारे में आकलन ही तय करेगा कि लोग आपसे कारोबारी ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं, आपकी सेवाएं लेते हैं या नहीं, आपके साथ अनुबंध करते हैं या नहीं, और यहाँ तक कि आपको पैसे उधार देते हैं या नहीं। आपका खुद के बारे में आकलन जितना बेहतर होगा, आप उतने ही बेहतर पति या पेरेंट साबित होंगे। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वाले माता पिता के बच्चों को की भी खुद के बारे में सोच ऊंची ही होती है। खुद के बारे में ऊंची सोच वाले घर को उसमें रहने वाले हर एक के लिए मौजूद प्यार, हंसी और खुशी से ही पहचाना जा सकता है। खुद के प्रति सम्मान का निर्धारक। खुद के प्रति आपके सम्मान का निर्धारण इस बात से होता है कि पूरी तरह से आदर्श परिस्थितियों में आपके अपने बारे में छवि, आपका वर्तमान प्रदर्शन और व्यवहार, आपके द्वारा तय आदर्श व्यक्ति के प्रदर्शन और व्यवहार की सोच कि कितना करीब है। आपके अवचेतन में हमेशा आपके आदर्श और आपके वास्तविक प्रदर्शन के बीच तुलना जारी रहती है। जब कभी भी आप खुद को अपने आदर्श के करीब पाते हैं, आप खुद को लेकर बेहद उत्साहित होते हैं। आप अपनी ही नज़र में काफ़ी ऊंचे उठ जाते हैं। आप खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। जब कभी भी आप कोई ऐसा काम करते हैं या ऐसी बात कहते हैं जो कि आपके आदर्श या आपकी राय में आपकी क्षमता से मेल नहीं खाती, तो आप अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। जब कभी भी आप अपने वर्तमान स्वरूप और उस आदर्श स्वरूप में जो आप बनना चाहते हैं बहुत ज़्यादा फर्क पाते हैं, आप अपने ही बारे में बुरा महसूस करने लगते हैं। यही वजह है कि जब कभी भी आप किसी काम को करने में नाकामी या लोगों के साथ ताल्लुकात में खुद को कमज़ोर पाते हैं, तो एकाएक गुस्सा हो जाते हैं। आपके अपने बारे में अच्छी सोच आपको हमेशा याद दिलाती रहती है कि आप कितने बेहतर इंसान बन सकते हैं। आपके व्यक्तित्व का आधार। मनोवैज्ञानिक आजकल ये मानने लगे हैं कि आपकी खुद के बारे में सोच ही आपके निजी विचारों और व्यक्तित्व का आधार होती है। व्यक्तित्व या प्रदर्शन के किसी भी हिस्से में सुधार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको खुद को ज़्यादा पसंद करने और सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, अपनी नज़रों में आपकी छवि और प्रदर्शन उतने ही बेहतर होंगे। साथ ही आप अपने द्वारा तय आदर्श पर खरे उतरने की ओर तेजी से बढ़ने लगेंगे। आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आपके आत्मविश्वास में इजाफे के साथ ही नाकामी और नकार दिए जाने का आपका डर कम हो जाता है। यानी आप अपने आप को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपका नाकामी का डर उतना ही कम होता जाएगा। आप अपने आप को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, दूसरों के अपने बारे में विचारों से आपको उतना ही कम फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही आपका आलोचना को लेकर भय भी कम होता जाएगा। अपने आप को पसंद करने के बाद अपने लक्ष्य और स्तर के आधार पर आप जितने ज़्यादा फैसले लेंगे, आप दूसरों की प्रतिक्रिया की उतनी ही कम परवाह करने लगेंगे। अंतर्मन से संवाद सुधारें। जिस तरह से आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, ठीक इसी तरह से आप वह बन जाते हैं जो आप खुद से कहते हैं। अगर आप आने वाली किसी घटना को लेकर बेहद तनाव में हैं या असहज महसूस कर रहे हैं, तो खुद के लिए आप ये सबसे शक्तिशाली शब्द कह सकते हैं, मैं खुद को चाहता हूँ, मैं खुद को चाहता हूँ, मैं खुद को चाहता हूँ। जब कभी भी आप कहते हैं मैं खुद को चाहता हूँ, आपका सारा डर खत्म हो जाता है और आपके हौसलों में वृद्धि होती है। ये शब्द मैं खुद को चाहता हूँ इतने ज़्यादा शक्तिशाली और सकारात्मक है कि आपका अवचेतन उसे तत्काल किसी आदेश की तरह सहजता के साथ स्वीकार लेता है। यह आपकी सोच, एहसास और व्यवहार पर त्वरित प्रभाव डालते हैं। आपके शरीर की हरकत में सकारात्मकता झलकने लगती है और आप सीधे सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। आपके चेहरे से सकारात्मकता और उत्साह झलकने लगता है। आपकी आवाज़ में दम आ जाता है और उससे आत्मविश्वास भी छलकने लगता है। आप खुद के बारे में बेहतर महसूस करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से
ज़्यादा गर्मजोशी भरा दोस्ताना व्यवहार करते हैं। अब जिस वक्त अपनी सोच के आधार पर काम करने लगते हैं तो अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बदलने की प्रक्रिया का आगाज करते हैं। शुरुआत आप अपने लिए एक सुस्पष्ट, सकारात्मक, उत्साही और प्रेरणा देने वाला आदर्श चुनकर करते हैं। ये उस व्यक्ति से पूरी तरह से मेल खाता है जो कि आपकी राय में वह आदर्श है जो आप बनना चाहते हैं। आप खुद को हर काम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला सोचकर अपने बारे में सकारात्मक छवि बना लेते हैं। अंततः आप बिना किसी शर्त खुद को एक उपयोगी और काम के व्यक्ति के तौर पर चाहने लगते हैं और स्वीकार लेते हैं। इससे आपकी अपने बारे में एक बहुत ही अच्छी और अप्रभावित होने वाली सोच बन जाती है। अपने मूल गुणों को पहचानें। आपके जीवन की घटनाओं और लोगों के प्रति आपकी सोच और प्रतिक्रियाओं में से अधिकांश का निर्धारण तो आपके मूलभूत गुण ही करते हैं। ये तमाम विचार, धारणाएं, मत और निष्कर्ष आपको बचपन से ही मिल रही जानकारियों और नतीजों का ही निचोड़ होते हैं। वे न केवल आपकी निजी सोच बल्कि जिंदगी का फलसफा भी तय कर देते हैं। अपने मूलभूत गुणों से आप जितने आश्वस्त और सहमत होंगे, अब जो कुछ भी कहेंगे, करेंगे, महसूस करेंगे, उसके निर्धारण और नियंत्रण पर उनका उतना ही ज़्यादा दखल होगा। अगर आप खुद को एक बेहतरीन इंसान समझते हैं जिसमें ढेर सारी प्रतिभा और काबिलियत है, ऐसा शख्स जो लोकप्रिय, मित्रवत, स्वस्थ, ऊर्जावान, उत्सुक, रचनात्मक और बेहतरीन जिंदगी का हकदार है, तो आपके मूलभूत गुण ही आपको तय लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। यह आपकी मेहनत करने, खुद का विकास करने, दूसरों से बेहतर व्यवहार और दिक्कतों में संघर्ष करके अंततः कामयाब होने में मदद करेंगे। उसके बाद काफ़ी लंबे वक्त तक यह आपका साथ देंगे। जिंदगी में आपके साथ क्या हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है, केवल ये बात मायने रखती है कि जो कुछ भी हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या थी। उसमें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और आप कहाँ जा रहे हैं यह तो केवल आपकी कल्पना की उड़ान पर ही निर्भर करता है। कल्पना की उड़ान की चूंकि कोई सीमा नहीं है, इसलिए आपके भविष्य की भी कोई सीमा नहीं है। यही वे मूलभूत गुण और धारणाएं हैं जिनकी आपको अपनी काबिलियत के पूरे इस्तेमाल के लिए जरूरत है। मिथकों को तोड़ना। दुर्भाग्य से हमारे बड़े होने के साथ ही कई ऐसे मिथक हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो कि बाद के जीवन में हमारी कामयाबी, खुशी और संतुष्टि की राह के रोड़े बन जाते हैं। आइए आपकी राह में बाधा बनने वाले इन मिथकों को एक एक करके जानें। पहला और सबसे खराब मिथक इस एहसास में छिपा है, मैं किसी काबिल नहीं। यही वो मिथक है जो आप में हीनता और अभाव की भावनाओं को जन्म देता है। हम दूसरों को केवल इसलिए खुद से बेहतर मान लेते हैं क्योंकि वे वर्तमान में हमसे बेहतर स्थिति में हैं। हम महसूस करते हैं कि वे हमसे ज़्यादा काबिल है। ऐसे में निश्चित ही हमारी काबिलियत उनसे कम होनी चाहिए। नाकाबिल होने की यही भावना हमारे भीतर गहरे तक बैठ जाती है और इसी वजह से हम खुद को किसी के सामने अच्छी तरह से पेश नहीं कर पाते। नतीजतन हम अपनी काबिलियत से कम में ही संतोष कर लेते हैं। नए लक्ष्य को हासिल करने में नाकामयाबी तो बाद की बात है, हम पहले नए लक्ष्य ही तय नहीं करते। यही वजह है कि आपको अपने भीतर ये गुण या तो विकसित करना होगा या फिर ऐसा महसूस करना होगा कि आप न केवल अच्छे हैं बल्कि आप में अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए अनिवार्य सारे गुण हैं। कुछ भी बनने के लिए आप में अपार संभावनाएं छिपी हैं। आपने अब तक की जो भी हासिल किया है आप उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि विलियम शेक्सपियर ने द टेम्पेस्ट में लिखा है, जो बीत गया वो तो महज प्रस्तावना थी। आपने पहले जो कुछ भी हासिल किया है वो तो इस बात का संकेत मात्र है कि भविष्य में आप और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। खुद से सकारात्मक बातचीत करें। आपके शब्दकोश में सबसे दमदार शब्द वे ही होते हैं जो आप खुद से कहते हैं और जिनमें आपका विश्वास है। आपकी खुद से बातचीत, अंतर्मन से बातचीत ही आपकी 95% भावनाओं का निर्धारण करती है।
जब आप खुद से बातचीत करते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे आदेश की तरह दर्ज कर लेता है। फिर इसी के लिहाज से आपका व्यवहार, निजी छवि और आपके शारीरिक हाव भाव तय होते हैं, जो कि इन शब्दों के ही अनुकूल होते हैं। अब इसके बाद आप अपने आप से ही उसी तरह की बातचीत करें जैसा आप बनना और करना चाहते हैं। अपने आप से ही कोई भी बात मत कहिए ऐसी जो कि आप किसी भी दशा में सच करना नहीं चाहते। बस यही सकारात्मक और दमदार शब्द बार बार दोहराते रहें, मैं इसे कर सकता हूं। किसी भी आयोजन से पहले अपने आप से ये शब्द कहें, मैं अपने आप को पसंद करता हूं। कहिए, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। बार बार ऐसे, जैसे कि आपका इस बात में पूरा यकीन है। इसके बाद सीधे तनकर खड़े हो जाएं और अपने चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी एक मुस्कान लाएं और अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करें। जल्द ही यह आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। आप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं। विध्वंसक आलोचना की ही तरह लोग एक और मिथक को सच मान लेते हैं। वह है खुद के बारे में एक सीमा में बांध देने वाली सोच। एक तरह से तो ऐसे लोग खुद ही नहीं सोचते कि वे सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं। यह अंदरूनी भावना प्रायः उन लोगों में अधिक देखी जाती हैं जिन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पर की हो, या फिर वो जो ऐसे परिवारों से हो जिनमें उनके बड़े होने के दौर में आर्थिक तंगी रही हो। एक ऐसे लोगों के साथ ही संभव है जिनको बचपन से ही इस सोच के साथ बड़ा किया गया कि गरीब होना अच्छे चरित्र का संकेत है, जबकि अमीर पापी होते हैं। अगर आप किसी भी कारण से खुद को अच्छी चीज़ों का हकदार नहीं मानते हुए बड़े हुए हैं, और अगर आपको अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल हो गई, तो संभव है कि आप खुद को धोखेबाज महसूस करने लगे। आप महसूस करेंगे जैसे कि आपने अपने क्षेत्र में जो कामयाबी हासिल की है वह किसी गलत तरीके से हासिल की गई है, और आप जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। इस सोच के ही कारण आप चाहे जितनी भी कामयाब हो जाएं, आपको हमेशा ये डर लगता रहेगा कि ये कामयाबी आपसे जल्द ही छीन ली जाएगी। अगर आप एक धोखेबाज की तरह महसूस करने लगते हैं तो फिर आपको हमेशा ही दूसरों से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने में ग्लानि का एहसास होगा। ग्लानि के इसी एहसास से बचने के लिए लोग आत्मघाती प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वे बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगते हैं, अन्य नशों का सहारा लेते हैं, परिवार की उपेक्षा करने लगते हैं, उनका व्यवहार उटपटांग हो जाता है और वे अपना पैसा बेवजह की रईसी और बेवकूफ़ाना निवेशों में गंवाने लगते हैं। उनके भीतर यह भावना घर कर जाती है कि वे इस तमाम कामयाबी के हकदार ही नहीं हैं। परिणाम ये होता है कि वे अक्सर कामयाबी से दूर हो जाते हैं, खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दें। सच तो यह है कि एक बेहतरीन नौकरी और लोगों की जिंदगी का काम को प्रभावित करने वाले हर काम से जुड़कर हासिल कमाई के आप हकदार हैं। बाजारवाद पर टिके हमारे जैसे समाज में हर लेन देन स्वैच्छिक ही होता है। लोग किसी चीज़ को खरीदते हैं तो केवल यही सोचकर कि इससे उनका जीवन बेहतर होगा। ऐसे में आप लोगों को ऐसी चीज़ें मुहैया कराकर कामयाब हो सकते हैं जिसकी उनको ज़िंदगी या फिर काम में सुधार के लिए ज़रूरत हो। जितनी बेहतर आपकी सेवाएं होंगी, आप उतने ही ज़्यादा कमाई के काबिल और हकदार होंगे। शब्द डिज़र्व दो लैटिन शब्दों से बना है। डी जिसका मतलब होता है के ज़रिए, और सर्वायर जिसका मतलब होता है सेवा करना। इसलिए डिज़र्व का मतलब होता है सेवा के ज़रिए। हमारे समाज में कामयाब लोग कुछ अपवादों को छोड़कर वे ही होते हैं जो दूसरे लोगों से बेहतर सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे में आपका अपने करियर में पूरा ध्यान लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने पर ही होना चाहिए, तभी आप कमाई के एक एक पैसे के काबिल होंगे। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, गरीबों की सेवा करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप भी उनमें से एक न बन जाए। हमारे समाज में जितने ज़्यादा आप कामयाब होंगे, आपको उतना ही ज़्यादा कर चुकाना पड़ता है। यही कर स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, जन कल्याण, मेडिकेयर, सेना के खर्चों के अलावा हमारे समाज के हर महत्वपूर्ण काम में मदद करता है। इसलिए आपको तो धनी होने पर गर्व होना चाहिए। अच्छी कमाई के कारण आप कई लोगों के लिए उल्लेखनीय योगदान देते हैं। आप अपने लिए अच्छा काम करके
दूसरों का भी भला कर देते हैं। इन शब्दों को दोहराएं। दूसरे लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए ज़रूरी उत्पादों और सेवा के साथ मैं जो कुछ भी कमाता हूं, मैं उसका हकदार हूं। मुझे अपनी कामयाबी पर गर्व है। आप एक बेहतरीन इंसान हैं। आप एक बेहतरीन इंसान हैं। आप ईमानदार, सलीकेदार, सच्चे और मेहनती हैं। दूसरे लोगों के साथ आपका व्यवहार विनम्रता, सम्मान और गर्मजोशी से भरा होता है। आप अपने परिवार, दोस्तों और कंपनी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। आप में दमखम, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का एहसास है। आप ज्ञानवान, बुद्धिमान और अनुभवी हैं। आप न केवल अपने परिजनों के बल्कि पूरे समाज के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। आपका जन्म एक खास जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए हुआ है और आपको एक महान काम को पूरा करना है। हर लिहाज से आप एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। पिछला पैराग्राफ आपके वास्तविक व्यक्तित्व और चरित्र का चित्रण है। हो सकता है कि कई बार ये आपके लिए 100% सही न बैठता हो, लेकिन कुल मिलाकर ये आपके अंतर्मन की अच्छाई और आपके जीवन की दिशा का ही परिचायक है। जब आप बिना किसी शर्त के ये स्वीकार लेंगे कि आप वाकई बेहद बेशकीमती और काबिल इंसान हैं, तो फिर आप हर काम और वाक्य के जरिए इसे सही साबित करने का प्रयास करेंगे। कुछ दिनों के बाद यह आपके लिए पूरी तरह से सही हो जाएगा। आप हकीकत में अपने आदर्श जैसे बन जाएंगे। खुद से इस बात को दोहराएं, मैं खुद को पसंद करता हूं और अपनी ज़िंदगी को भी। मैं हर लिहाज से एक बेहतरीन इंसान हूं और मैं जो कुछ भी काम करता हूं उससे अपना सबसे बेहतरीन प्रयास ही करता हूं। दिमागी सॉफ्टवेयर स्टोर। सोचिए कि एक ऐसा स्टोर होता जहां दिमाग के लिए ज़रूरी तमाम सॉफ्टवेयर बेचे जाते। आप किसी भी निजी सोच, धारणा या फिर व्यवहार को वहां से खरीद कर अपने दिमाग में इंस्टॉल करवा लेते। फिर आप इस प्रोग्राम के ही मुताबिक इंसान बन जाते। अगर ऐसा स्टोर होता और आप किसी भी किस्म की धारणा को खरीद सकते, तो आप कौन सी खरीदते? एक सुझाव है, अपने चारों ओर देखकर पता लगाइए कि सबसे खुश और कामयाब लोगों ने क्या धारणाएं विकसित की है और फिर धारणाओं का वैसा ही सेट अपने लिए ले आइए। उसे अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव पर लोड कीजिए और उनके द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम पर अमल कीजिए। सौभाग्य से सैकड़ों कामयाब लोगों के इंटरव्यू को आधार बनाकर हम जान सकते हैं कि आखिर वे किस मिट्टी के बने हैं और उन्होंने बचपन से ही किस किस्म की धारणा विकसित की। अपनाने के लिहाज से यह धारणा आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूं और ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला हूं। मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होगा वो तो मुझे मिलने वाली अवश्यंभावी कामयाबी और खुशियों की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अगर आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाए कि आपका खुश और कामयाब होना तय है और जो भी बाधाएं या रुकावटें आ रही है वो आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए ज़रूरी अनुभव दिलाने के लिए ही आ रही है, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अधिकांश वक्त आप सकारात्मक और आशावान बने रहेंगे। अपने लिए आप बड़े लक्ष्य रखेंगे और किसी भी अस्थायी हार से जल्द उबर सकेंगे। आखिरकार आपकी धारणाएं ही आपके लिए हकीकत बन जाएंगी। आपकी सोच बदलकर आप अपनी जिंदगी को बदल लेंगे। आने वाले पन्नों में मैं आपके साथ वक्त वक्त पर आजमाए हुए नुस्खों, परीक्षणों और तकनीकों की चर्चा करूंगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी सोच के हर हिस्से पर पूरा नियंत्रण बना सकेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि सकारात्मक और प्रभावी तरीके से कैसे सोचें कि आप खुद को किसी भी काम को कर लेने के काबिल समझने लगे। आप जान जाएंगे कि अपनी सोच को कैसे बार बार तराशें ताकि आप अंदर से भी वैसे ही हो जाएं जैसा आप बनना चाहते हैं और जैसा कि आपका बाहरी व्यवहार होना चाहिए। आप उस तरकीब को जान जाएंगे जिसके बाद आपको रोक पाना मुश्किल होगा। करके देखें। एक, अपने आदर्शों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करें। अगर आप हर लिहाज से एक बेहतरीन इंसान बन जाए तो आप में क्या गुण होंगे, आपका व्यवहार किस तरह का होगा। 2, आप वो ही बन जाए जो कि अधिकांश वक्त आप बनने के बारे में सोचते हैं।
अपने जीवन के उन सभी क्षेत्रों को पहचानें जिनका आपकी भावनाओं, व्यवहार और काम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता हो। 3, कामकाज का वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, उस क्षेत्र में आप खुद को किस तरह से देखते हैं, आप अन्य क्षेत्रों में खुद की स्थिति को किस तरह देखते हैं। 4, आप किस तरह के लोगों के प्रशंसक हैं और उन्हें सम्मान देते हैं और क्यों। अपना व्यवहार बदलकर आप किस तरह से उसे सर्वश्रेष्ठ लोगों की तरह कर सकते हैं। 5, आप खुद को जिंदगी के किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, किस तरह की गतिविधियां आपको सबसे ज़्यादा आत्मसम्मान और गरिमा देती है, आप इन बातों को किस तरह से और ज़्यादा कर सकते हैं। 6, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आज के बाद आप खुद को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ही देखिए और अपने भीतर छिपी संभावनाओं के लिए किसी भी तरह की सीमा को मानने से साफ इनकार कर दीजिए। 7, अपनी निजी सोच को बदलकर लगातार ऐसे सोचिए, बोलिए और काम कीजिए मानो आप पहले ही वैसे इंसान बन गए हो जैसा कि आप चाहते थे। उस जिंदगी का आनंद उठाइए जिसे आप चाहते हैं और जिसके हकदार भी है। दोस्तों, विषय क्रमांक 1 यहाँ पर पूरा होता है और विषय क्रमांक 2 अगले एपिसोड में हम सुनेंगे, जिसकी शुरुआत इस उद्धरण से होती है कि अगर आप अपने दिमाग में उज्जवल और खुशियों भरी उम्मीदों का चित्रण करेंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही माहौल तैयार कर लेंगे। नॉर्मन विंसेंट पेल। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम जानने जा रहे हैं एपिसोड 2 में, तो सुनना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।